Hello students, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. This is the class 2 for Economic Review 25-26 series. आज हम इस क्लास 2 में एग्री फूड सिस्टम जो चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे. इट इज द फर्स्ट चैप्टर. आइए शुरू करते हैं क्लास 2. इससे पहले जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उस डिस्कशन में हमने कई सारे डेटास पे बात की थी. रिसेंटली जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम जो आरपीएससी ने लिया, कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आरएस के प्रीलिम जो पैटर्न है उस तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो आइए लेटेस्ट जो आरपीएससी ने इकोनॉमिक रिव्यू से जो क्वेश्चन पिक किया वो क्वेश्चन क्या है. एज पर द सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान. राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनगणना 2011 के अनुसार शहरी और ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका रेशो क्या है. हमने लास्ट क्लास के एंड पार्ट में जो टेबल डिस्कस की थी उसमें ये डेटा दिया हुआ था. तो यहाँ पर आंसर 2 यहाँ पर है. 75.1 जो जनसंख्या है वो ग्रामीण और 24.9 अर्बन. ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से आपको इकोनॉमिक रिव्यू का डेटा सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा. तो आइए यहाँ से हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं. क्लास 2 में हम जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक रिव्यू 2025-26 जो है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं बेसिकली वो विकसित राजस्थान 2047 जो डॉक्यूमेंट है उसके 13 जो थीम्स हैं उस पर है. तो उसकी जो पहली थीम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. पहली थीम है ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम. इसी को इकोनॉमिक रिव्यू में पहले चैप्टर की तरह लिया है. यहाँ पर कई सारे डेटा और कई सारे पॉलिसीज जो हैं राजस्थान गवर्नमेंट की वो उस पर बात करेंगे. इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक आपके सिलेबस में है इसलिए उससे रिलेटेड और कुछ डेटा जो है यहाँ पर आपको रखूंगा. प्रिंस सिविल सर्विसेज जो आपके लिए सीरीज लेके आ रहा है इसमें डेटा को सिंप्लीफाई करके हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं. इसी के साथ जो कुछ रिलेवेंट और एग्जाम के लिए हो सकता है वो भी इसके इकोनॉमिक सीरीज के साथ में आपके लिए डिलीवर किया जाएगा. दैट्स वाई ये जो इकोनॉमिक रिव्यू सीरीज है ये और भी ज्यादा रिलेवेंट बना दी गई है. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर जो बात की गई है वो है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो जीएसवीए, हमने लास्ट बार बात की थी कि जीडीपी कैलकुलेशन का जो जीडीपी मेथोडोलॉजी जो है कैलकुलेशन की उसमें एक जो मेथड है वो प्रोडक्शन है. तो उसमें जीएसवीए मैंने आपको टोटल करना या उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया. तो इसी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीएसवीए था करंट प्राइजेस पर वह 25.74% था. 25.74% जो जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर से है. इसी तरीके से इंडस्ट्री, इसी तरीके से सर्विस सेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन है. तो जीएसवीए में एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड एक्टिविटीज से जो कंट्रीब्यूशन है वो 25.7% है. ये आपको ध्यान में रखना है. यह जो डेटा है 25.7% बेसिकली ये है अराउंड 4.41 लाख करोड़. 4.41 लाख करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से दिया जाता है राजस्थान के टोटल जीएसवीए में करंट प्राइजेस पर. और इस टोटल 4.41 लाख करोड़ में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है राजस्थान के अंदर वो आता है लाइव स्टॉक सेक्टर से. लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर 49.35% कंट्रीब्यूशन है राजस्थान के एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज के अंदर. अकेले लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो आपको 49.35% शेयर करता है. उससे कम जो है वो क्रॉपिंग का है. जो क्रॉप का जो शेयर है वो है 42.61%. इसका मतलब राजस्थान में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसमें क्रॉपिंग से ज्यादा जो शेयर है वो शेयर है लाइव स्टॉक का. ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है. यहां से आगे बढ़ते हैं कि लाइव स्टॉक जो है अगर हम इनकम की बात करें तो राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर से जितनी भी इनकम होती है उस इनकम में अकेले 1/3 पार्ट तो लाइव स्टॉक से आता है. 1/3 पार्ट जो राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितनी भी आउटपुट है, जितनी भी लोगों के पास इनकम है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट है उसमें 1/3 आउटपुट अकेले लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है. अराउंड 33% जो है वो कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का देखने को मिलता है. इसी के साथ अगला डेटा जो इकोनॉमिक रिव्यू में बात की गई है वो है कि 25-26 ईयर के लिए राजस्थान के अंदर
टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 283.98 लाख टन है। राजस्थान के अंदर जितना भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन कैलकुलेशन है वो आपका कितना है, 283.98 लाख टन। तो प्रीलिम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर 2025-26 के अंदर कुल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना रहा, तो वो आपका डेटा है 283.98। ये थर्ड डेटा है। सबसे पहले हमने बात की जीएसवीए। इस जीएसवीए के डेटा को हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। फिर से हमारे पास डेटा है कि 25.74% कंट्रीब्यूशन है, और इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो लाइव स्टॉक सेक्टर से है, और उसके बाद क्रॉप सेक्टर से 42, उससे फिर कम फॉरेस्ट्री से, और फिर फिशरीज से बहुत कम थोड़ा सा शेयर यहां देखने को मिलता है। राजस्थान के इस इकोनॉमिक रिव्यू में कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात की गई। प्रीलिम में भी आपका जो सिलेबस है उसके अंदर मेजर क्रॉप्स आपका एक पार्ट है। तो यहाँ पर कुछ क्रॉप जो खरीफ सीजन की जो क्रॉप्स हैं उसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं, ग्राउंडनट, सेजेमम, सोयाबीन एंड कैस्टर, अरंडी सीड्स जिसे बोला जाता है, तिल, सोयाबीन और ग्राउंडनट, ये राजस्थान में खरीफ की फसलें हैं। इसी के साथ रबी के अंदर राजस्थान के अंदर जो मेजर फसलें देखने को मिलती हैं वो आपकी सरसों एवं मस्टर्ड, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड, उसके बाद तारामीरा, लिनसीड एंड लिनसीड मतलब अलसी जो है, तो तारामीरा, अलसी और सरसों और राई, ये जो है राजस्थान के अंदर रबी के अंदर मेजर क्रॉप्स हैं। किस तरह का क्वेश्चन मिलता है वो आपको कुछ एग्जाम्पल क्रॉप्स के दे देगा, और उसमें से वो सेग्रीगेट करने को बोलेगा कि इनमें से खरीफ की कौन सी हैं या फिर रबी की कौन सी हैं। तो आपको खरीफ, रबी, इसके अलावा भी आपको स्टैटिक पार्ट में से खरीफ, रबी की जो क्रॉप्स हैं उसको रीड करना है। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर डिस्कशन है मिशन आत्मनिर्भर इन पल्सेस। दालों के अंदर मिशन आत्मनिर्भर शुरू किया गया, जिसमें राजस्थान में कौन कौन सी दालें टारगेट की गई हैं। तो जैसे MUT, तूर, उड़द एंड मसूर। मिशन आत्मनिर्भर इन पल्सेस, जितनी भी दालें हैं उनमें मिशन आत्मनिर्भर दालों के क्षेत्र में जो शुरू किया उसमें राजस्थान में 3 दालों पर फोकस किया है। वो उन्हें प्रमोट करना, उनकी क्रॉपिंग प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग प्रमोट करना, ये इसके अंदर कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें 3 दालें हैं। कौन कौन सी दालें हैं, तुअर, उड़द एंड मसूर, एक ये फैक्ट है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर जितनी भी फसलें हमें देखने को मिलती हैं उन फसलों में या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर राजस्थान पूरे भारत में सबसे ज्यादा, सबसे पहले स्थान पर किन किन चीजों में है उन पर बात की जाए तो बाजरा, रेपसीड एंड मस्टर्ड यानी कि जो आपकी सरसों और राई के जो प्रोडक्शन है, ऑयल सीड के अंदर और मिल्क के अंदर, इनमें राजस्थान पहली रैंक पर है। ये प्रीलिम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मिनरल्स, कौन सी क्रॉपिंग्स, कौन से फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान पहले नंबर पर है। तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली जो आरपीएससी ने एग्जाम लिए हैं वहां पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो किस जिले के अंदर है, किस फसल का है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस स्लाइड में हमने जो डिस्कशन किया वो जीएसवीए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25.74% है। इसका मतलब वो लगभग 4.41 लाख करोड़ है। इस 4.41 लाख करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेजर कहां से आता है, तो राजस्थान के अंदर लाइव स्टॉक के अंदर से 49.35% शेयर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो टोटल आउटपुट है उस आउटपुट की बात की जाए तो उसमें अकेले लाइव स्टॉक 33% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन, 1/3 कंट्रीब्यूशन अपना रखता है। इसी के साथ राजस्थान में खरीफ और रबी की फसलें कौन सी हैं वो हमने देखा। इसी के साथ राजस्थान में मिशन आत्मनिर्भर इन पल्सेस। आइए यहां से अगली स्लाइड डिस्कस करते हैं। अगले इसी चैप्टर में, चैप्टर 1 के अंदर राजस्थान के अंदर एग्रो क्लाइमेट जोन का डिस्कशन है। कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन है, वहां पर कौन सी फसलें हैं। तो इसके लिए एक मैप है, मैं इसको आपको, ये इस तरह की एक टेबल गिवन है लेकिन मैं इसको आपको मैप के थ्रू सिंप्लीफाइड करता हूं कि इस मैप में आप इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो वो नंबर्स इंक्रीज होंगे। यानी कि यहां पर आपका एग्रो क्लाइमेट जोन फर्स्ट नंबर वाले हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं राजस्थान में जो एग्रीकल्चर जोन है ऐसे 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है। अब ये एग्रो क्लाइमेट जोन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स, इन सब के आधार पर राजस्थान को, पूरे राजस्थान को कई तरह के जोन्स में, टोटल 10 जोन्स के अंदर डिवाइड किया। तो फर्स्ट जोन जो है
वो है आपका 1A। तो 1A जोन जो है उसके अंदर आपका जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर इसके अंदर है। हम देखें इस सेक्टर के अंदर हमारे पास में बाजरा, मोठ इस तरह की फसलें देखने को मिलती हैं। उसके बाद सेकंड जो जोन है, इस फर्स्ट ए जोन का जो नेम है वो है बेटा एरिड वेस्टर्न, एरिड वेस्टर्न जोन। ये शुष्क पश्चिमी क्षेत्र जो है वो 1A सेक्टर है। एग्रीकल्चर जोन 1B क्या है? 1B को हमने बोला यहां पर इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट प्लेन। ये आपका सिंचित, सबसे ज्यादा इरिगेशन इसी सेक्टर में देखने को मिलती है। तो इरिगेशन सेक्टर यहां पर, इरिगेशन यहां पर काफी ज्यादा है, तो इस सेक्टर को जो नाम दिया वो नाम दिया गया इरिगेटेड, इस सेक्टर को बोला गया है इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट प्लेन। इसके अंदर 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मेनली ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर कॉटन की क्रॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। आप जब फसलों को पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तब देखेंगे तो 1B जोन, 1A जोन एरिड वेस्टर्न, 1B जोन इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट, जिसके अंदर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद 1C जो है, उस 1C को हमने बोला हाइपर पार्शियली इरिगेटेड, हाइपर एंड पार्शियली इरिगेटेड, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का जो कई सारी जो ब्रांचेज हैं उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। तो ये एरिया, इस एरिया के अंदर ये जो 1C एरिया है इसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का कुछ पार्ट, जैसे सरदार शहर, रतनगढ़, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो 1A आपका कहां पर है? जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, फलोदी। 1B कहां पर है आपका? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और 1C कहां पर है आपका? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू का कुछ पार्ट हो गया आपका, इन जिलों के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये जो एरिया है इसके अंदर आपका 1A, 1B, 1C ये तीनों जोन है। तो ये आपको याद रह जाएगा। जैसे ही इसके अपन थोड़ा सा डाउन स्लोप में आएंगे तो अरावली के तरफ आएंगे, तो यहां पर जो जोन है उस जोन में 2 जोन बनाए गए हैं, 2A एंड 2B। सेकेंड ए जो जोन है उसको हमने बोला प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, इसका जो क्षेत्र है उसके अंदर हमने सेकंड ए देखा, जिसके अंदर आपका सीकर, चूरू, झुंझुनू का कुछ पार्ट, नागौर, डिडवाना, कुचामन इस तरह का एरिया यहां पर देखने को मिलता है। तो इस एरिया को, इस एग्रो क्लाइमेट जोन को सेकंड ए हमने बोला। ये आपको ध्यान रखना है, 1A, 1B, 1C। उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकंड है इनलैंड ड्रेनेज वाली, चाहे कांतली रिवर हो, इस तरह की कई रिवर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन मिलता है। तो ये सेकंड है। उसके बाद सेकंड बी जो जोन है ये लूनी वाला एरिया है। तो मान लेते हैं प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि लूनी का जो ड्रेनेज एरिया है वहां पर जो एग्रो क्लाइमेट जोन है वो कौन सा है? तो वो है सेकंड बी। कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं? जालोर, पाली, सिरोही, ब्यावर, इस तरह के जालोर, पाली, सिरोही, ब्यावर ये जो एरिया है इसके अंदर जो एग्रो क्लाइमेट जोन यहां पर है वो है सेकंड बी। तो हमने 5 डिस्कस किए, 1A, 1B, 1C, सेकंड ए एंड सेकंड बी। फर्स्ट जोन, सेकंड सीरीज, देन थर्ड। तो थर्ड जो जोन है उस थर्ड जोन में 2 जोन आपको देखने को मिलते हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन 3A एंड 3B। ध्यान रखिए इस एग्रो क्लाइमेट जोन के कई बार क्वेश्चन आरपीएससी बना चुकी है, जिसके अंदर एग्रो क्लाइमेट जोन का नेम या उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट के नेम है वो यहाँ पर पूछता है, तो इसलिए इसका एक ब्रीफ डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो सेकंड ए की बात करें तो सेकंड ए जो है उसको हमने सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन बोला है। ये जो एरिया है इसको हमने सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन है। ये सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन के अंदर अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खेरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड़ इस तरह का एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। कोटपुतली, बहरोड़, खेरतल तिजारा, अजमेर, जयपुर इस तरह का जो एरिया है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो जोन है ये सेकंड ए जोन है। इस ये थर्ड ए जोन है। इस थर्ड ए जोन का नेम रखा गया सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन जोन। इसके बाद जो इस जोन में थर्ड जोन में थर्ड बी जो है वो थर्ड बी जोन जो है वो थर्ड बी जोन को हमने बोला फ्लड प्रोन ईस्टर्न एरिया। ये फ्लड प्रोन क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिवर्स हैं, चंबल वाले काफी सारे पार्ट हैं, तो ये जो एरिया है वो 3B है। तो 3B एग्रो क्लाइमेट जोन, जिसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर,
सवाई माधोपुर, करौली, इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 1A, 1B, 1C ये यहाँ पर सबसे नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर। फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे अरावली की तरफ आते हैं तो यहाँ हमारे पास सेकंड ए और सेकंड बी। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थर्ड ए, थर्ड बी, और फिर उसके बाद में अब आती है जोन सीरीज 4। तो 4A जो है उस 4A जोन का नाम रखा है सब ह्यूमिड सदर्न एरिया। सब ह्यूमिड सदर्न एरिया। तो सदर्न प्लेन जो एरिया है इसके अंदर मेनली उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही का कुछ एरिया, इस तरह का एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद। तो ये जो जोन है ये आपका 4th A जोन है। और 4th A जोन के जस्ट साउथ एरिया के अंदर राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र में से एक जो ह्यूमिड सदर्न प्लेन एरिया है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा बहुत एरिया, ये आपका 4B है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले 1A जोधपुर के नियर बाय, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के पास 1B, बीकानेर जैसलमेर वाला 1C। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में ये जो एरिया है इसके अंदर 2nd A एंड 2nd B, पाली जो जालोर, सिरोही के आस 2nd B, और चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर इसके पास में 2nd A। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे 3rd A, तो 3rd A जयपुर अजमेर के नियर बाई वाला एरिया, सवाई माधोपुर धौलपुर के पास में 3rd B। उसके बाद में 4th की बात करें तो 4th A एरिया जो मिडिल एरिया है, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, ये जो एरिया है, और 3rd B सबसे नीचे जो वागड़ एरिया जिसे हम बोलते हैं तो इसे 4th B, जहां पर माही रिवर के प्लेन है, 56 मैदान है, ये सब एरिया। और लास्ट जो राजस्थान के मैप में साउथ ईस्ट प्लेन के अंदर जो हाड़ौती का पठार बसता है इसको हमने बोला 5th जोन। तो यहाँ 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये एरिया है। इस एरिया को हमने ह्यूमिड साउथ ईस्ट प्लेन बोला है। ह्यूमिड आर्द्र है पूरी तरीके से साउथ ईस्ट प्लेन जो एरिया है। इस तरीके से राजस्थान के अंदर टोटल 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है। इस वीडियो से आप ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसका आइडिया रखिए और इस तरीके से आप प्रीलिम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। आप भी इसको एक बार मैप पर ड्रॉ करके इन एग्रो क्लाइमेट जोन को रीड कर सकते हैं। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कुछ डेटा की बात की, फिर एग्रो क्लाइमेट जोन की बात की। इसके बाद में सबसे क्रूशियल पार्ट जहां से कई बार क्वेश्चन मिलता है कि राजस्थान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 1st, 2nd और 3rd रैंक। ये सेम जो स्ट्रेटेजी आपको मिनरल्स पढ़ेंगे जब तब भी ये रखना है कि कौन कौन से मिनरल में राजस्थान 1st, 2nd या 3rd पोजीशन पर है। अभी हम इस एग्रो फूड सिस्टम चैप्टर के अंदर जो क्रॉपिंग है हमारी, यहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट है, उसमें 1st, 2nd रैंक और 3rd रैंक पर राजस्थान कहाँ कहाँ पर है, तो इसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली रैंक जो है उसके अंदर रैपसीड, मस्टर्ड, राई और सरसों, बाजरा, जितने भी ऑयल सीड्स हैं, टोटल ऑयल सीड, कोर्स सीरियल्स, मोटा अनाज जो है, और उसके बाद ग्वार, इनके अंदर राजस्थान पहली पोजीशन पर है। ये 5 हैं। इन 5 को याद करने के लिए एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। हमने इसे लिखा मिस्टर MR, मिस्टर OBCG। ये 1st रैंक वाली क्रॉप्स हैं। मिस्टर MR का मतलब मस्टर्ड एंड रेपसीड, राई एवं सरसों। ओ का मतलब जितने भी आपके ऑयल सीड्स हैं वो। बी क्या आपको पता है कि राजस्थान बाजरा सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, तो आपका बाजरा। जितने भी कोर्स सीरियल्स हैं, मोटा अनाज जो है वो आपका। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि राजस्थान ग्वार के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ग्वार का। तो ये जो आपकी 5 क्रॉप्स हैं, इस 5 क्रॉप में राजस्थान पहले रैंक पर है। रेपसीड, बाजरा, ऑयल सीड, कोर्स सीरियल्स और ग्वार। उसके बाद 2nd पोजीशन पर कहां पर है, तो जो मूंगफली है उसका पूरे इंडिया में 2nd स्टेट, 2nd रैंक वो है, वो राजस्थान का है। तो आपका जो ग्राउंड नट है वो ग्राउंड नट, इसमें राजस्थान दूसरी रैंक पर है। ये जो 5 आपकी क्रॉप्स हैं इसमें पहले नंबर पर, इस पे दूसरे नंबर पर, और तीसरे में बात की जाए तो इससे GPS याद रह जाएगा आपको, GPS बहुत। लेकिन यहां ये जी जो है उसका मतलब है ग्राम, चना। उसके बाद जितनी भी पल्सेस दालें हैं उनमें, और फिर आपके पास में टोटल सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है उसमें राजस्थान तीसरे नंबर पर है, सोयाबीन। तो मैंने आपको ये आप कैसे याद रख सकते हैं ये भी आपको बताया। फिर से इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे 1st रैंक पर राजस्थान
मस्टर्ड एंड रेपसीड राई एवं सरसों के अंदर, फिर उसके बाद जितने भी ऑयल सीड्स हैं उसके अंदर, फिर उसके बाद आप जितना बाजरा जो हो रहा है उसके अंदर, कोर्स सीरियल्स मोटा अनाज जो है उसके अंदर, और ग्वार इसके अंदर राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है। अगर हम इन क्रॉप्स की बात करें, इनमें राजस्थान तो पहले रैंक पर है, लेकिन राई एवं सरसों में सेकंड रैंक किसका है? सेकंड रैंक है मध्य प्रदेश का, और थर्ड रैंक किसका है? उत्तर प्रदेश का। सरसों राई की पैदावार राजस्थान पहले रैंक पर, मध्य प्रदेश सेकंड और उत्तर प्रदेश थर्ड। उसके बाद अगर बाजरे की बात करें तो राजस्थान सबसे पहली रैंक पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश यहां दूसरे नंबर पर है, गुजरात तीसरे नंबर पर है। इसी तरीके से अगर हम ऑयल सीड की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, गुजरात में ऑयल सीड तीसरे नंबर पर है। फिर इसके बाद बात करें मोटे अनाज के अंदर, राजस्थान पहले नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर है कर्नाटक मोटे अनाज में, और तीसरे नंबर पर फिर से उत्तर प्रदेश। फिर बात करें हम ग्वार की, तो ग्वार राजस्थान पहले नंबर पर, लेकिन हरियाणा दूसरे नंबर पर, और गुजरात तीसरे नंबर पर। हम फर्स्ट रैंक के साथ साथ सेकंड और थर्ड रैंक क्यों देख रहे हैं, इसका एग्जांपल मैं जस्ट बताऊंगा। अभी तक आप सिर्फ ये याद रखिए, फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है। इसी के बाद अगर हम ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट के अंदर गुजरात पहले नंबर पर है मूंगफली पैदावार में, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो मैंने आपको कहा मिस्टर OBCG, ये आपको अगर याद रखेंगे तो ये आपकी पहली रैंक है। दूसरे रैंक पर ग्राउंड नट में, ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में राजस्थान सेकंड रैंक पर है, लेकिन फर्स्ट रैंक पर कौन है? गुजरात, और थर्ड रैंक पर कौन है? मध्य प्रदेश। फिर हम बात करें जीपीएस वो नेमोनिक्स है जिसके अंदर राजस्थान थर्ड रैंक पर है, यानी कि आपका ग्राम चना, जितनी भी आपकी जो टोटल पल्सेस जो हैं अलग अलग तरह की वो, और सोयाबीन। लेकिन अगर हम बात करें चने की तो फर्स्ट रैंक किसकी है? मध्य प्रदेश की, सेकंड रैंक महाराष्ट्र की, और थर्ड रैंक राजस्थान की चने के अंदर। हम बात करें पल्सेस की तो फिर से मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पर, महाराष्ट्र सेकंड, जितनी भी दालें होती हैं, राजस्थान तीसरे नंबर पर, और सोयाबीन में मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड, और थर्ड राजस्थान। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर यहां पर इस टेबल को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जीपीएस मैंने आपको क्या बताया कि जीपीएस वो एरिया है जहां वो क्रॉप्स हैं जहां राजस्थान तीसरे नंबर पर है, लेकिन इन्हीं सब में मध्य प्रदेश पहले पर है और महाराष्ट्र दूसरे पर है। तो याद करना इजी आपके लिए कि मध्य प्रदेश पहले पर, महाराष्ट्र दूसरे पर, और राजस्थान तीसरे पर। किसमें? जीपीएस, टोटल ग्राम्स, चना जो है, पल्सेस जितनी भी दालें जो है, और तीसरा सोयाबीन। सेकंड आपको ये वाला पार्ट याद रखना है, और तीसरा गुजरात, ऑब्वियसली गुजरात मूंगफली पैदावार में सबसे ज्यादा है, राजस्थान, और फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश। तो इस तरह का जो डेटा है वो डेटा आपको 2-3 बार रिपीट करके आपको इसको याद रखना है। किस तरह के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं मैं दिखाता हूं। लेटेस्ट अभी जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम के अंदर आरपीएससी ने ही कंडक्ट कर रहा है, तो आरपीएससी ने किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया यहां से कि भारत में 2024-25 के अंदर शीर्ष 3 तिलहन का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसके अंदर कौन से हैं, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो आइए उस नेमोनिक से याद करते हैं। मिस्टर OBCG ये हमने देखा था, इसका मतलब ऑयल सीड के अंदर राजस्थान तो पहले रैंक पर है। तो यहां पर 2 ऑप्शन थे, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात। इसलिए मैंने कहा कि जब आप ये टेबल पढ़ेंगे तो इस टेबल में आपको फर्स्ट रैंक के साथ सेकंड के साथ थर्ड, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। तो इस रैंक के हिसाब से हमने देखा था कि राजस्थान सबसे फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है आपके पास? मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पर जो ऑयल सीड है वो गुजरात के अंदर आपका मिलता है। तो इसमें जो आपका आंसर 2 है जो है राजस्थान फर्स्ट, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। टोटल अगर हम बात करें किसकी? तिलहन की। तो जैसे अगर हम दालों की बात करें तो दालों के अंदर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो रैंकिंग है इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने। आरपीएससी ने एग्जैक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंकिंग का वो क्वेश्चन यहां पर पिक किया। एग्जैक्ट इकोनॉमिक रिव्यू की जो टेबल है इस टेबल से क्वेश्चन पिक हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक रिव्यू आपके प्रीलिम में जो फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं
उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अराउंड आपको 10 to 12 क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक रिव्यू का जो डेटा है, इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर जो पॉलिसीज डिस्कशन है वहां से आपको मिलेंगे। तो आइए इस चैप्टर में अगले जो फैक्ट्स इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर डिस्कशन है और उनको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके आपके सामने रखता हूं। तो यहां पर हम बात करें तो एग्रो फूड सिस्टम के अंदर अगली जो बात हुई है वो बात हुई है आपकी कि हमारा जो फर्टिलाइजर सिस्टम है वो, तो एग्रो फूड सिस्टम का डिस्कशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ में है, जहां पर ये फोकस किया कि राजस्थान गवर्नमेंट केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर के यूज को कम करके बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उसको प्रमोट करिए। तो इस एरियाज में क्या है, तो राजस्थान के अंदर बैलेंस यूज करना है किसका, केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, ये एक फोकस एरिया है। केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर कुछ फर्टिलाइजर का डिस्कशन है। साइंस वाले चैप्टर के लिए हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एलोबरेट करके समझते हैं। यहाँ सबसे पहला डिस्कशन है यूरिया का। यूरिया मीन्स क्या है, यूरिया मीन्स हमारी सोइल के लिए ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें 46% नाइट्रोजन का शेयर है, 46% नाइट्रोजन है। सेकेंड जो डिस्कशन है वो है डीएपी। व्हाट डज डीएपी मीन्स, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसके अंदर 18% नाइट्रोजन है, 46% फॉस्फेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और किस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं, एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस, के मीन्स पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का 19:19:19 या 12:32:16, ये रेशो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एनपीके का मतलब क्या है, के मतलब पोटेशियम, पी मतलब फॉस्फोरस और एन का मतलब नाइट्रोजन। अगला जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो होता है एसएसपी। एसएसपी का मतलब केवल और केवल फॉस्फेट, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर 16% फॉस्फेट और 11% सल्फर इसके अंदर दिया जाता है। तो सोइल के अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर आपको राजस्थान में अवेलेबल है वो आपका यूरिया, उसके बाद आपका डीएपी, उसके बाद आपका एनपीके और फिर एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर्स को इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर देती है, उस पर कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार एक डिसीजन लिया, दो पॉलिसीज हैं। तो इकोनॉमिक रिव्यू के साथ में एक सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां प्रोवाइड कर रहा हूं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद दी वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी। इसके अंदर डिसाइड हुआ कि इंडिया के अंदर जितने भी फर्टिलाइजर सब्सिडाइज फॉर्म में अवेलेबल होंगे उन्हें एक नेम दिया जाएगा, भारत। यानी कि अगर हम बात करें कि यूरिया है तो उसे हम भारत यूरिया कहेंगे, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट है तो उसे भारत डीएपी कहेंगे, एनपीके है तो उसे भारत। यानी कि सब्सिडाइज जितना भी फर्टिलाइजर होगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर पॉलिसी के तहत उसको भारत कहा जाएगा। तो भारत डीएपी, भारत यूरिया, भारत एसएसपी, इस तरीके से उसका नाम रखा गया है। अगली इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम। नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम जो है वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर को स्प्रे करने के लिए जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को ड्रोन ऑपरेट करना सिखाना है। ड्रोन परचेस करने के लिए उन्हें 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन, यानी कि वो जो राशि लगी है उसका 3% इंटरेस्ट जो है उसकी सहायता सरकार द्वारा की जाएगी। द स्कीम इज नमो ड्रोन दीदी। इस ड्रोन का यूज क्या है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का स्प्रे, यानी कि फर्टिलाइजर कैसा, नैनो फर्टिलाइजर। तो इसकी बात की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। नमो ड्रोन दीदी योजना में जो फर्टिलाइजर होगा वो है आपका नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर मीन 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर साइज के जो पार्टिकल्स में आपका फर्टिलाइजर बना, या फिर हम बात करें कि 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर साइज में जो आपका फर्टिलाइजर बना उसको हमने नैनो यूरिया कहा। तो इस तरह का इफको द्वारा नैनो यूरिया प्रोवाइड करने लगे हैं। नैनो यूरिया के कई सारे बेनिफिट्स हैं। एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, जितना टारगेटेड एरिया उस पर होता है। स्प्रे करना बहुत इजी है, ड्रोन से उसको स्प्रे कर सकते हैं। वो ड्रोन ऑपरेट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी गई, तो महिलाओं की इनकम बढ़ सकती है। फार्म सेक्टर के अंदर महिलाओं की रेलेवेंस बढ़ सकती है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना कुछ इस तरह की स्कीम है जिसके अंदर नैनो फर्टिलाइजर का यूज किया। क्यों नैनो फर्टिलाइजर, साइंस टेक वाले पार्ट में आपको पूछा जा सकता है। तो नैनो फर्टिलाइजर, आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर के बाद में दूसरा जो डिस्कशन है वो है राजस्थान के अंदर बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट करना। उसके लिए जो स्कीम है वो है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना।
तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंदर राजस्थान के अंदर वर्मी कंपोस्ट लगा करके, और अगर इस तरह का बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया जाता है तो कितना 10,000 रुपीज का असिस्टेंट मिलता है। तो जानवरों के अपशिष्ट से जितना भी आपका केटल वेस्ट जो है, उससे अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, ये जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना असिस्टेंस है, 10,000 रुपीज का जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड होगा। स्कीम का नेम क्या है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। स्कीम क्या है, कैटल का जो वेस्ट है उससे वर्मी कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर उसे रेडी करना। तो राजस्थान के अंदर इस तरह की स्कीम लगाने से फार्मर को जो 10,000 रुपीज मिलेंगे, उससे उसे हेल्प मिलेगी। और इसके साथ राजस्थान गवर्नमेंट का और विकसित राजस्थान डॉक्यूमेंट का जो एजेंडा है कि केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंस की जगह हम बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करें, तो ये स्कीम इस इंटेंशन से बनी। स्कीम का नेम क्या है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। इसके साथ बात करें हम, तो एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपको याद रखनी है, द पीएम प्रणाम। द स्कीम इज नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ, इसलिए इस स्कीम को बोला प्रणाम। बेसिकली प्रणाम क्या है कि सोइल के अंदर जो बायो बैक्टीरियाज जो है, ऐसे बैक्टीरियाज को प्रमोट करना जो सोइल की फर्टिलिटी, सोइल की क्वालिटी, सोइल के नरिशमेंट को इंक्रीज कर सकती हो। तो इसको हमने ऑर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर और कंपोस्ट को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम है, उस स्कीम का नेम है पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम के अंदर जो ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, इन सब की बात की, तो बायो फर्टिलाइजर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात होती है। कुछ मेजर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं वो होते हैं आपके राइजोबियम, दूसरा आपका होता है एजोटोबैक्टर, और तीसरा होता है पीएसबी। राइजोबियम आपको याद रखना है, एजोटोबैक्टर और पीएसबी। पीएसबी मतलब फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो फॉस्फेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एजोटोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया, उसके साथ आपका राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रमोट करता है। तो ये नाइट्रोजन राइजोबियम और एजोटोबैक्टर से, और आपका फॉस्फेट जो है वो पीएसबी से। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक वे में, दैट्स व्हाई बायो फर्टिलाइजर। तो पीएम प्रणाम स्कीम हमने डिस्कस की, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना हमने डिस्कस की, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो। एग्रीकल्चर एग्रो फूड सिस्टम में राजस्थान में जो अगला डिस्कशन हुआ वो हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राजस्थान के अंदर कुछ एरियाज, एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ एरियाज को हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो स्पेसिफिक एक क्रॉपिंग के लिए वहां पर रिसर्च की जाएगी। तो ऐसे टोटल 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे पास हैं, जिसमें सिट्रस यानी कि खट्टे फल जो हैं आपके पास में, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, उसमें संतरा हो सकती है, आपके पास मौसम भी हो सकती है। तो इस तरह का सिट्रस फ्रूट का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो है नानता कोटा में। ये मैच ऑफ दी फॉलोइंग के अंदर आपको इस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और वहां पर उसकी सिटी या एरिया या उससे रिलेटेड जो आपके फ्रूट्स जो है वो, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर उसने लिखा नानता और आगे पूछ लिया उसने कि ये किस चीज के लिए, तो आपको देखना है कि सिट्रस फ्रूट जो है उससे रिलेटेड मैच। तो आपको ये फैक्ट, सिट्रस फ्रूट के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कोटा के नानता में है। अनार के लिए जो है वो जयपुर के बस्सी में है। खजूर के लिए जो है वो जैसलमेर का सगरा भुज का एरिया है। अमरूद के लिए जो है वो टोंक का देवड़ावास एरिया है। संतरा के लिए स्पेसिफिकली, सिट्रस फ्रूट के लिए तो है नानता कोटा, लेकिन स्पेसिफिकली राजस्थान में बहुत अच्छे क्वालिटी के संतरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो झालावाड़ का झालरी एरिया है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर हुआ है। आम के लिए धौलपुर का खेमरी एरिया है, धौलपुर के अंदर खेमरी, जहां पर सब्जियों के लिए और सब्जियों से रिलेटेड रिसर्च के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपका डिक्लेयर हुआ है बूंदी के अंदर। अगला फूलों के लिए जो है, फ्लावर्स के लिए, वो है सवाई माधोपुर। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है, तो सवाई माधोपुर जहां जो जिस चीज के लिए कंफ्यूज होता है वो होता है अमरूद के लिए। तो अमरूद के लिए जो है वो टोंक का देवड़ावास है, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्लावर्स का, फूलों का जो है वो सवाई माधोपुर, और सीताफल के लिए चित्तौड़गढ़। तो ऐसे 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको याद रखने हैं जो प्रीलिम में
मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से कुछ स्कीम्स है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले ही डिस्कस किया था कि मिशन आत्मनिर्भर इन पल्सेस, इस स्कीम को कब तक एक्सटेंड किया है, 2025-26 से शुरू करके लगभग 6 सालों के लिए 2030-31 तक ये स्कीम अवेलेबल रहेगी, जिसके अंदर 3 दालें MUT, मसूर, उड़द एवं तूर, इन तीनों दालों को राजस्थान में इनकी मार्केटिंग, इनका प्रमोशन, इनकी सीड क्वालिटी, उसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एग्रीकल्चर सेक्टर के ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके लिए 2025-26 में शुरू हुई, 2031-32 तक 6 ईयर तक ये स्कीम रहेगी। 2031-32 तक प्रधानमंत्री धन धान्य योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं। 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्रीकल्चर की फंडिंग हो, एग्रीकल्चर सेक्टर के इरिगेशन डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इस तरह के कई सेक्टर उसके अंदर हैं। इसमें राजस्थान के टोटल 8 जिलों को लिया गया है। पूरे इंडिया के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एस्पिरेशनल। राजस्थान के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न एरिड एरिया के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और पाली, फिर इसके बाद में नागौर, चुरू एंड जालोर। तो ये 8 जिले वो हैं जिन्हें राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंदर लिया गया है। इसी के साथ अगले इस डिस्कशन में हम देखते हैं कि राजस्थान में पशु धन की क्या स्थिति है, लाइव स्टॉक की क्या स्थिति है। लाइव स्टॉक का कुछ डेटा इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर दिया गया है और लाइव स्टॉक के लिए जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस पशु गणना जो है उसका डेटा कुछ मैंने यहाँ पर रखा है। अभी 21st लाइव स्टॉक सेंसस चल रही है, जिसके अंदर लगभग 15 अलग अलग प्रजातियों की गणना होती है। लेकिन इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो आपकी 20वीं पशुधन गणना जो है 2019 में जो कंप्लीट हुई उसके बारे में है। तो यहां पर हम बात करें तो लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर पूरे भारत का 10.60% जो पशुधन है वो लाइव स्टॉक जो है वो राजस्थान के अंदर है। पूरे इंडिया का 10.60% जितना भी लाइव स्टॉक है। राजस्थान इस लाइव स्टॉक सेक्टर की अगर बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर जितना मिल्क प्रोडक्शन है उसमें अकेले राजस्थान 14.51% शेयर कंट्रीब्यूट करता है। पूरे इंडिया का जितना मिल्क प्रोडक्शन है उसमें 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 14.51% जो मिल्क है वो राजस्थान कंट्रीब्यूट करता है। और इसी के साथ अगर वूल की बात करें तो 47.53% वूल जो है वो अकेले राजस्थान द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। तो मिल्क और वूल इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा राजस्थान द्वारा है। इसी के साथ बात करें कि मेजर जो लाइव स्टॉक है, मेजर जो पशु हैं, उसमें अगर बात करें तो पूरे इंडिया का 7.2% गोवंश जो है, गाय जो है वो राजस्थान के अंदर है। पूरे इंडिया की 12.47 जो बफेलोज हैं वो राजस्थान के अंदर है। पूरे इंडिया की 14% गोट्स राजस्थान के अंदर है, बकरियां। पूरे इंडिया का 10.64% भेड़ जो है वो राजस्थान के अंदर है। और पूरे इंडिया में जितने कैमल्स हैं उसमें 84.43% जो कैमल्स हैं वो अकेले राजस्थान के अंदर हैं। आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि कैमल्स की बात हो और आपकी गोट्स की बात हो और डंकी, गधों में और बकरियों के अंदर और जो ऊंट की जो संख्या है लाइव स्टॉक सेंसस से वो राजस्थान में फर्स्ट रैंक पर है। इसको हम फिर से फैक्ट को बाद में देखेंगे। तो राजस्थान के अंदर, अकेले राजस्थान के अंदर बात करें तो 84.43% केमल अकेले राजस्थान के अंदर है। आइए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर एक स्कीम चलती है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसके अंदर टारगेट जो किया, इसके कुछ फैक्ट्स जो हैं वो प्रीलिम के अंदर आपको ऑप्शंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट्स की बात करें तो एक साल के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट को टोटल 21 लाख जो पशुधन है उनका बीमा करना है। बीमा पॉलिसी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो नाम है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसके अंदर 21 लाख अगर हम बात करें तो इनका जितना भी प्रीमियम है वो पूरा राजस्थान सरकार, इसमें कोई इंडियन गवर्नमेंट का शेयर नहीं है,
राजस्थान सरकार इस प्रीमियम को फिल करेगी, प्रोवाइड करेगी। अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, इसी तरीके से 5 लाख बकरी, 5 लाख भेड़, और इसमें 1 लाख ऊंट। ये जो किस किस को इसके अंदर इंश्योरेंस मिल सकता है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंदर बकरियां, भेड़, ऊंट, गाय और भैंस, इसके अंदर ये 21 लाख पशु जो हैं टोटल होंगे। एक जो पर्सन है, सिंगल जो पर्सन है, वो मैक्सिमम 2 गाय के लिए, 2 भैंस के लिए, 1 गाय या फिर 1 भैंस के लिए, 10 बकरी, 10 भेड़ और 1 ऊंट। ये फैक्ट्स आपको प्रीलिम में कई बार देखने को मिलते हैं, इजी से फैक्ट्स होते हैं, एक बार आप इसको जनरल देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। तो टोटल एक जो पर्सन है वो अकेले 2 गाय, 2 भैंस, 1 गाय 1 भैंस, या फिर 10 बकरी, 10 आपकी भेड़ और 1 ऊंट, इसका इंश्योरेंस जो है वो ले सकता है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसी के साथ कुछ और फैक्ट्स, राजस्थान के अंदर दूसरा राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। सरस सुरक्षा कवच जो योजना है वो मिल्क प्रोड्यूसर्स जो हैं उसका एक्सीडेंटल बीमा है। अगर मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो किसी भी एक्सीडेंटल या इस तरह की सिचुएशन से एनकाउंटर होता है तो राजस्थान के अंदर उसे 2025 से 2026 तक 1 साल के लिए इसको अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें 5 लाख का डेथ इंश्योरेंस उसे वो क्लेम कर सकता है। जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम प्रोवाइड की, तो सरस सुरक्षा कवच। उसके बाद राजस्थान के अंदर दुग्ध उत्पादक संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। स्कीम क्या है, जो मिल्क प्रोड्यूसर है वो अपना जब मिल्क सेल करते हैं तो उन्हें उतना उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो जितना भी वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उसमें पर केजी के हिसाब से पहले 2 रुपीज था, पर अब उसे 5 रुपीज पर लीटर जो है, वो जितना मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है 5 रुपीज पर लीटर उसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, 5 रुपीज पर लीटर। ये राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री, ये जो अमाउंट था पहले 2 रुपीज था, इसे इंक्रीज करके इसे 5 रुपीज कर दिया है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, 5 रुपए कर दिया है बढ़ा करके। इसी के साथ एक फैक्ट और ये कि मैंने कहा अगर राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक सेक्टर से, चाहे मिल्क हो चाहे वूल हो, उसके बाद क्रॉप से, अलग अलग फसलों से, उसके बाद आपका जो फॉरेस्ट्री, और सबसे कम जो शेयर है वो आ जाता है आपका फिशरीज से। राजस्थान में फिशरीज एक्टिविटी के अंदर और अदर बहुत सारे जो वाटर बेस्ड ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं। तो उसके डेवलप, एक्वाकल्चर और फिशरीज को डेवलप करने के लिए खारे पानी के अंदर ऐसे जितने जीव पैदा हो सकते हैं जिन्हें हम फूड चेन के अंदर अवेलेबल करवा सकते हैं, तो ऐसे ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर लेबोरेटरी रिसर्च के लिए जो सेंटर बना वो बना चूरू के अंदर। तो खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला कहां पर है, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ये चूरू के अंदर है। आइए इन फैक्ट्स के बाद हम आगे बात करते हैं। 2 स्कीम्स और है। चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैम अप विद किसान सम्मान निधि, जिसके अंदर पर ईयर 2000 रुपीज हर जो है क्वार्टर में दिए गए। तो इसका मतलब टोटल जो अमाउंट होता है वो ऐसा 2000 3 टाइम्स में दिए, यानी कि टोटल 6000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर फार्मर को पीएम किसान निधि में देती। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसका अमाउंट इंक्रीज किया और इसमें एक्स्ट्रा 1000 रुपीज एड किए, तो पर ईयर के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6000 दे रही थी, राजस्थान में ये अमाउंट हो गया 9000। तो आपको राज किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2000 अमाउंट को बढ़ा करके 3000 कर दिया। साल भर में 3 बार ये मिलता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है 6000, 1000 रुपए बढ़ा करके ये किया, तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वो 6000 की जगह अमाउंट कितना हो जाता है, 9000 रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना, जिसके अंदर जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो फसलें खरीदी जाती हैं, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से 150 रुपीज प्रोवाइड करती हैं। ये एमएसपी कौन डिसाइड करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP एक संस्था है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये जो भी एमएसपी डिसाइड करेगी, राजस्थान गवर्नमेंट उसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड करेगी, 150 रुपीज। तो ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू के जो फैक्ट्स हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। इकोनॉमिक रिव्यू वाले इस चैप्टर के अंदर कुछ बॉडीज का डिस्कशन है।
आपको कुछ हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बात की गई है कि इकोनॉमिक रिव्यू और बजट के अंदर जितने पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज कौन से साल में बने, उन पॉलिसीज के बारे में कुछ डिस्कशन। जितने बॉडीज हैं राजस्थान के, उन बॉडीज का ईयर कौन सा है, वो बॉडीज कैसे बने, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रीलिम में जरूर मिलेगा। इस चैप्टर के अंदर जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज में अलग से यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आप उनको फोकस कर सकें। तो सबसे पहले डिस्कशन हुआ है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। जो भंडारण के लिए जो संस्था है वो राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये बनी कब? 1957 के लिए। इसके लिए एक्ट बना हुआ है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 बाद में बना। तो राजस्थान के अंदर ये 57 में ही बन गई थी और एक एक्ट के थ्रू ये बनी हुई है। उसके बाद राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, राजफेड। ये जो राजफेड ऑर्गेनाइजेशन है ये किसानों से अनाज लेना, उसकी मार्केटिंग करना, उसे प्रोसेस करना, ये सब काम करती है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, सहकारी सेक्टर के अंदर फार्मर्स की जो क्रॉपिंग है उसके लिए जो काम कर रही है, ये जो बनी वो 1957 के अंदर बनी। सेम राजस्थान स्टेट वेयर हाउस और राजस्थान राजफेड, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, दोनों बॉडीज 1957 के अंदर बनी। राजस्थान स्टेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है वो कॉन्फेड जो है 1967 के अंदर बनी। ये जो है वो सहकारी उपभोक्ता केंद्र चलाती है। तो किसानों से मटेरियल परचेस करना हो तो आपकी राजफेड है, और यहाँ कई सारा मटेरियल जो आया उसे लोगों तक ब्लैक होर्डिंग की वजह से या और जो भंडारण की वजह से प्राइजेस ऊपर नीचे जाती हैं, उसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इकोनॉमिक रेट पर लोगों तक मटेरियल पहुंचाने के लिए, खाद्य उत्पाद पहुंचाने के लिए एक संस्था काम करती है, कॉन्फेड। तो ये जो कॉन्फेड है 1967 में बनी, और उसके बाद आरसीडीएफ राजस्थान में कोऑपरेटिव सेक्टर में बॉडी बनाई जो मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन, मिल्क प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, उसे कलेक्ट करना, तो कोऑपरेटिव वे में काम करना, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ। ये आरसीडीएफ ही है जिसके सरस नाम से आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, आरसीडीएफ इसे कराती है। तो कई तरह के प्रोडक्ट है, पनीर है, कई तरह के स्वीट्स हैं, मिल्क है, इन सबके इनका मैन्युफैक्चरिंग, इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये बॉडी कब बनी? 1977 में बनी। बनी कैसे? ये जो कोऑपरेटिव तीनों बॉडीज हैं, ये कोऑपरेटिव राजस्थान की सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन है। तो ये राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, अभी इसमें अमेंडमेंट करके ये राजस्थान सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के सोसाइटी एक्ट से ये बनी। अगर हम राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग की बात करें तो इसके लिए एक्ट अलग से है। तो ये एक्ट से बनी हुई बॉडीज हैं, रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी की तरह। इन दोनों की बात करें 1957 में बनी, कॉन्फेड जो है 1967 में, और आरसीडीएफ 77 में। 10 ईयर्स का गैप है, तो आपको याद रखना आसान होगा। इस बार जो पेपर हुआ आरपीएससी ने एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा, आप देखिए कितना रिलेवेंट है आपके लिए इकोनॉमिक रिव्यू, किस तरह के क्वेश्चंस वहां से देखने को मिलते हैं, किस तरह से आपको कंटेंट पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। आप देखिए अभी जस्ट हमने जो डिस्कशन किया ये आपको लेटेस्ट यहाँ आरपीएससी ने जो पेपर हुए उसके अंदर पूछा। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज सेटअप इन 1977, बिल्कुल हमने देखा राजस्थान में डेयरी डेवलपमेंट के लिए। इट इज रजिस्टर्ड अंडर राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। यस, राजस्थान के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, 1977 में बनी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। इकोनॉमिक रिव्यू से इस तरह से आप जब फैक्ट्स को पढ़ेंगे, उसके सप्लीमेंट्री डेटा को आप कलेक्ट करेंगे, तो आपको कई सारे क्वेश्चंस यहां से करने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियोस बहुत ध्यान से देखने हैं, इसके अंदर जो फैक्ट डिस्कशन है। इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर ये जो चैप्टर है इसके अंदर मेनली हमने एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक ये डिस्कशन किया। तो इससे रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उस पार्ट को भी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक है पशु मेले से रिलेटेड, और दूसरा जो पार्ट है इसके अंदर राजस्थान के अंदर किस किस तरह के लाइव स्टॉक, उनकी ब्रीड्स क्या हैं, इसका क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वैसे ये पार्ट स्टैटिक पार्ट में है, लेकिन हम इसी के साथ में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप प्रीलिम के इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो राजस्थान के अंदर टोटल ऐसे 10 पशु मेलों का उल्लेख मिलता है। 10 पशु मेले जो है मेजर होते हैं। तो सबसे पहला है रामदेव पशु मेला,
कौन से, ये मैंने सारे पशु मेला जो हैं वो क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर अरेंज किए हैं। चाहे आप जो मंथ्स है उस मंथ्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन जो है वो हिंदी मंथ का आता है, तो आपको हिंदी मंथ्स गिवन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहला जो पशु मेला है वो आपका नागौर के अंदर माघ, जो माघ शुक्ल के अंदर ये ऑर्गेनाइज होता है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहला आपका जो है वो रामदेव पशु मेला जनवरी फरवरी में। उसके बाद सेकंड जो होता है वो माघ से लेकर के फागुन के बीच में, माघ शुक्ल से लेकर फागुन कृष्ण तक जो पशु मेला है वो महाशिवरात्रि पशु मेला है, जो आपका करौली के अंदर ऑर्गेनाइज होता है। फिर उसके बाद में थर्ड जो होता है वो अराउंड आपका मार्च अप्रैल महीने के वहां पे, यानी कि लगभग चैत्र कृष्ण से लेकर के चैत्र शुक्ल तक। तो मल्लीनाथ पशु मेला, राजस्थान के लोक देवता जब पढ़ेंगे आप तो पंचपीर के साथ में एक पीर और एक संत और पढ़ने पड़ते हैं आपको, मल्लीनाथ जी। उनके नाम पर पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मार्च अप्रैल महीना, या फिर हिंदी मंथ के अकॉर्डिंग चैत्र शुक्ल से लेकर के चैत्र कृष्ण से लेकर के चैत्र शुक्ल, ये बाड़मेर के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो फोर्थ पशु मेला है आपका बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। देखिए नागौर में पहला जो लगता है वो माघ शुक्ल में लगता है, वो रामदेव पशु मेला है नागौर के अंदर। लेकिन नागौर के अंदर दूसरा जो है वो मार्च अप्रैल चैत्र शुक्ल के अराउंड जो लगता है, चैत्र शुक्ल में बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी के अंदर, ये भी नागौर के अंदर लगता है। उसके बाद गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन, झालावाड़ के पास में एक जगह है, वहां पर पशु मेला लगता है गोमती सागर पशु मेला। कब से कब लगता है? वैशाख शुक्ल से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ल तक, या फिर हम बात करें अराउंड मई के अंदर, तो ये झालावाड़ के अंदर पशु मेला लगता है। इसके बाद में ये जो मंथ है ज्येष्ठ का, उसके बाद में कुछ गैप रहता है और फिर उसके बाद में सीधे सीधे सावन और भाद्रपद तक। तो सावन के शुक्ल से भाद्रपद कृष्ण तक जो पशु मेला है वो वीर तेजाजी पशु मेला लगता है कुचामन सिटी के अंदर। देखिए पहले नागौर के अंदर तीनों पशु मेले थे, अब डिडवाना कुचामन अगर से अलग से डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो अब इसे हम डिडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुचामन सिटी के अंदर आपका वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर जो टाउन है उसके अंदर कुचामन सिटी के अंदर लगता है अगस्त माह में, या सावन मंथ के शुक्ल से और भाद्रपद की कृष्ण तक। और उसके बाद में फिर जो अगला पशु मेला है वो गोगा मेडी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगता है अगस्त सितंबर, सावन शुक्ल से लेकर के और भाद्रपद शुक्ल तक, जो भादवा शुक्ल है उस तक लगता है, उसे गोगा मेडी पशु मेला हमने कहा, हनुमानगढ़ के अंदर अगस्त सितंबर। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो भरतपुर का सबसे फेमस जशवंत प्रदर्शनी पशु मेला, ये सितंबर अक्टूबर अश्विन माह के अंदर लगता है। तो ये आपका जो पशु मेला है वो पशु मेला ये भरतपुर के अंदर आपका पशु मेला यहाँ पर लगता है। तो ये जो भरतपुर के अंदर पशु मेला है सितंबर अक्टूबर अश्विन में। फिर उसके बाद में पूरे इंडिया में काफी जो फेमस है वो अजमेर के पुष्कर के अंदर कार्तिक पशु मेला नवंबर में, कार्तिक शुक्ल से लेकर के और मार्गशीर्ष कृष्ण तक जो लगता है वो आपका अजमेर के अंदर पुष्कर के अंदर पशु मेला। फिर जिस तरीके से नागौर के अंदर दो पशु मेले लगते हैं, इसी तरीके से झालावाड़ जिले के अंदर अगला चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन के अंदर। पहला जो वहां पर लगता है वो लगता है आपका गोमती सागर पशु मेला, वो वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में लगता है। लेकिन हम कार्तिक माह से लेकर के और मार्गशीर्ष माह तक अगर देखें तो उसमें हम नवंबर दिसंबर में चंद्रभागा रिवर जो है उसके पास में झालरा पाटन झालावाड़ में पशु मेला लगता है। तो ये जो पशु मेले हैं, इन पशु मेलों को आपको क्रोनोलॉजिकली किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, क्या उनकी लोकेशन है और हिंदी माह कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस सीरीज में वो लगते हैं, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किए। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ये जो लाइव स्टॉक है उसके कुछ ब्रीड्स हैं जिसके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। मेनली इसके अंदर जो भेड़ है, बकरियां हैं, गाय है और भैंस जो है, इनकी जो ब्रीड्स हैं उसके नेम्स पूछे जाते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, इसको आइए फटाफट से डिस्कशन करते हैं। अगर हम गोवंश की बात करें राजस्थान के अंदर तो सबसे पहला है गिर। गिर जो गोवंश है इसको रेडा या अजमेरा भी कहते हैं। इस पर रेड कलर के बड़े बड़े पैचेस इसकी स्किन पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में राठी है, तो राठी को कहा जाता है कि यह
सिंधी और साहिवाल, राठी जो है सिंधी और साहिवाल की क्रॉस ब्रीड है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली, मिल्क ईल्ड करने वाली ऐसी ब्रीड है। उसके बाद थार पारकर है, थार पारकर बाड़मेर के मालानी जो एरिया है उसकी है, और ये राजस्थान में दूसरी सबसे ज्यादा देने वाली, सबसे हाईएस्ट है राठी, दूसरी सबसे ज्यादा थार पारकर। फिर है नागौरी, नागौरी नागौर का जो सुहालक एरिया है उस सुहालक एरिया की ब्रीड है गाय की। फिर है साहिवाल, साहिवाल को लोला, लांबी बार और मुल्तानी और तेली, ये इसकी स्किन बड़ी लूज सी होती है, इसके लिए इसको हमने ये पहचानने के लिए साहिवाल, और इस साहिवाल और सिंधी की जो क्रॉस ब्रीड है वो आपकी राठी है और साहिवाल। उसके बाद अगली जो ब्रीड है राजस्थान के साउथ एरिया के अंदर, वागड़ एरिया के अंदर जो मिलती है उसे हम कहते हैं कांकरेज, इसको वाडड़, वागड़ और वादियार के नाम से भी कहा जाता है। तो ये गोवंश की एक ब्रीड है, और उसके के साथ में अगली जो है वो है मालवी। ये जो मालवी है वो मध्य प्रदेश से अटैच जो एरिया है वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये गोवंश की ब्रीड है, गीर, राठी, थारपारकर, नागौरी, साहिवाल, कांकरेज और मालवी। इसी के बाद हम बात करें भैंस की कौन कौन सी, बफेलो की कौन कौन सी ब्रीड्स यहाँ पर देखी जाती हैं, तो मुर्रा सबसे ज्यादा मिल्क देने वाली भैंस की जो ब्रीड है वो है आपकी मुर्रा। उसके बाद सूरती उदयपुर एरिया के अंदर, उसके बाद भदावरी सबसे ज्यादा फेट कंटेंट वाला जो मिल्क है वो देने वाली जो भैंस की ब्रीड है वो आपकी भदावरी। और फिर आपके बाद में, इसके बाद में जाफराबादी। तो ये भैंस और गाय की ब्रीड्स हैं। इसी के बाद अगर हम बकरी और भेड़ की ब्रीड्स की बात करें तो बकरी के अंदर राजस्थान में सबसे पहले है झकराना, ये झकराना अलवर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। उसके बाद सिरोही, उसके बाद में मारवाड़ी ब्रीड, उसके बाद बर्बरी। भरतपुर और सवाई माधोपुर के अंदर जो बकरियों की जो प्रजातियां हैं वो है आपकी बर्बरी। उसके बाद जमुनापरी, ये जमुनापुरी राजस्थान में सबसे ज्यादा मिल्क देने वाली, मिल्क ईल्ड करने वाली ब्रीड है। उसके बाद में लोही, लोही जो बकरी की ब्रीड है उससे मीट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मीट कंटेंट होने की वजह से। उसके बाद पर्वतसरी, तो जखराना, सिरोही, मारवाड़ी, बर्बरी, जमुनापुरी, लोही और पर्वतसरी ये बकरियों की ब्रीड है। उसके साथ अगर हम भेड़ की ब्रीड्स की बात करें तो सबसे पहले चोकला, चोकला राजस्थान की मरीनो कहा जाता है क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल जो है वो प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नाली, नाली जो भेड़ है इसकी जो वूल है उसकी फाइबर लंबी होती है, इसलिए उसे रक्स या कालीन बनाने में काम में लिया जाता है। उसके बाद मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी जो बकरियां हैं उसकी भी ब्रीड्स है, मारवाड़ी जो भेड़ है उसकी भी ब्रीड है। तो ये सब मारवाड़ी भेड़ की जो ब्रीड है उसकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है, हाईली डिजीज रेजिस्टेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें सबसे ज्यादा है मारवाड़ी ब्रीड की जो भेड़ है। उसके बाद मगरा, जैसलमेरी, जैसलमेरी सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन करती है। देखिए जैसलमेरी भेड़ सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन करती है, बट बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल चोकला की है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, जिसे मरीनो भी कहा जाता है। और उसके बाद पुगल बीकानेर एरिया के अंदर, फिर मालपुर, ये जो मालपुर भेड़ है ये अविका नगरी का एक ब्रीड प्रोडक्शन है भेड़ प्रजनन केंद्र से। फिर सोनाड़ी, जो सोनाड़ी है इसको चनोथर भी कहा जाता है, इसके जो कान है लॉन्ग ईयर्ड होने की वजह से, लंबे कान होने की वजह से वो जो एक स्पेशल उसे नेम दिया गया चनोथर, या फिर उसे कहा हमने सोनाड़ी। और उसके बाद में खेड़ी। तो ये हमारी जो ब्रीड्स हैं अलग अलग, इन ब्रीड्स के नाम आप याद रखिए, कई बार प्रीलिम में सीधे फैक्ट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली आपको बकरी, भेड़, भैंस और गाय, जो कैटल, बफेलो, गोट्स और शीप की जो ब्रीड्स हैं, इन ब्रीड्स के नेम याद में रखने हैं। लाइव स्टॉक एक चैप्टर है आपके स्टैटिक पार्ट में, इसका लाइव स्टॉक सेंसस जो है, आइए उसको बहुत ब्रीफली फटाफट से डिस्कशन करते हैं। लाइव स्टॉक सेंसस जो है, मैं आपको 20th लाइव स्टॉक डिस्कशन कर रहा हूं जो 2019 में हुआ ये सेंसस। अब जो लेटेस्ट आपका आएगा वो 21st आएगा। और इसकी बात करें तो यहां पर जो डिस्कशन है वो ये है कि राजस्थान में टोटल 5.6 करोड़ लाइव स्टॉक है। राजस्थान के अंदर टोटल लाइव स्टॉक कितना है बेटा? 5.68 करोड़, 5 करोड़ 68 लाख यहाँ पर हमें लाइव स्टॉक राजस्थान के अंदर है। और इस संख्या के साथ में, इस नंबर्स के साथ में, राजस्थान इंडिया में लाइव स्टॉक के अंदर सेकंड रैंक पर है। राजस्थान लाइव स्टॉक के नंबर्स के कारण
पूरे इंडिया में सेकंड सबसे हाईएस्ट। मैंने पहले भी कहा आपको कि हमारा जो जीएसवीए है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे 1/3 पार्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो अकेले लाइव स्टॉक देता है, या फिर हम बात करें कि अराउंड 46% जो शेयर है वो लाइव स्टॉक सेक्टर से है। राजस्थान के अंदर पूरे इंडिया का 10.58 लाइव स्टॉक मिलता है। 10.58% जो लाइव स्टॉक है वो अकेले राजस्थान के अंदर है। इसके बाद बात करें, राजस्थान तीन वेराइटीज के अंदर, तीन एनिमल्स के अंदर फर्स्ट रैंक पर है। राजस्थान में पूरे इंडिया के सबसे मैक्सिमम कैमल्स कितने, 84, पूरे इंडिया के 84.4% जो ऊंट है वो अकेले राजस्थान के अंदर है। राजस्थान 18.91% डंकीज जो हैं पूरे इंडिया के, उसमें अकेले राजस्थान में फर्स्ट रैंक पर है। और तीसरा है गोट्स, पूरे इंडिया की 14% जो बकरियां हैं वो अकेले राजस्थान में है। तो कैमल, डंकीज और गोट, इन तीनों में राजस्थान की पहली रैंक है। उसके बाद बात करें, अगर हम राजस्थान के अंदर बात करें तो पूरे इंडिया की 12% बफेलो राजस्थान के अंदर है, 7% काउ जो है वो राजस्थान के अंदर है, 14% गोट्स राजस्थान के अंदर है। पूरे इंडिया की 10.6% जो भेड़ है वो राजस्थान के अंदर है। और पूरे इंडिया के 84.44% जो आपके कैमल है वो अकेले राजस्थान के अंदर है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको विशेषकर ध्यान में रखते हैं। इसके बाद बात करें पूरे राजस्थान की, अगर बात करें पूरे राजस्थान में जितना लाइव स्टॉक है 5.68 करोड़ जो पशुधन है, उस पशुधन में अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो पशुधन है, सबसे ज्यादा जो है वो है बकरियां। कितनी है, 36.69%। उससे कम क्या है, उससे कम राजस्थान में गाय है, 24.5% जो है वो आपकी गाय है। उससे कम क्या है, 24% बफेलो है। उसके कम क्या है, 13.92% भेड़ है और 0.37% कैमल है। तो पूरे राजस्थान के अंदर जितना लाइव स्टॉक है उसका अकेले 36.69 सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे मैक्सिमम यहां पर गोट है। उसके बाद उससे कम यहां पर केटल गोवंश है, फिर उससे कम यहां पर बफेलो है, फिर उससे कम यहां पर शीप है, और उससे कम यहां पर कैमल है। तो ये ऑर्डर आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा क्या है। इस ऑर्डर के साथ में इकोनॉमिक रिव्यू के सप्लीमेंट्री में आपको एक डेटा और देता हूं जिसका क्वेश्चन आपको आरपीएससी ने जितने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं लगभग उसमें मिलता है। तो फैक्ट ये है कि राजस्थान में अगर हम गोट, कैटल, बफेलो, शीप और कैमल की बात की जाए तो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम इनकी डेंसिटी, इनके नंबर्स कहाँ मिलेंगे, तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो बकरियों में फर्स्ट रैंक है वो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का, सबसे कम है धौलपुर। कैटल के अंदर गोवंश की बात करें तो सबसे मैक्सिमम बीकानेर के अंदर, सेकंड नंबर जोधपुर के अंदर, सबसे मिनिमम धौलपुर के अंदर और करौली के अंदर है। बफेलोज की बात करें तो सबसे मैक्सिमम बफेलो जयपुर के अंदर, सेकंड नंबर पे अलवर के अंदर, और सबसे मिनिमम जो है वो जैसलमेर के अंदर है। आप ये ध्यान रखेंगे, बफेलो सबसे कम जैसलमेर में है लेकिन कैमल सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। बफेलो सबसे मिनिमम जैसलमेर में लेकिन कैमल सबसे मैक्सिमम जैसलमेर में। आइए उस फैक्ट को भी देखते हैं आगे। शीप की बात करें तो जितनी भेड़ है वो भेड़ का बकरी और भेड़ दोनों में बाड़मेर फर्स्ट रैंक पर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भेड़ फर्स्ट रैंक पर, और बांसवाड़ा में सबसे कम भेड़। कैमल की बात करें जैसलमेर फर्स्ट रैंक पर है। जैसलमेर के अंदर बफेलो सबसे लास्ट रैंक पर है, लेकिन जैसलमेर के फर्स्ट रैंक है किसमें, कैमल के अंदर। सबसे कम प्रतापगढ़ के अंदर। घोड़े की बात करें बीकानेर में सबसे मैक्सिमम, डंकी की बात करें बाड़मेर, पूरे इंडिया में सबसे मैक्सिमम डंकी राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा डंकी बाड़मेर के अंदर। गधे सबसे बाड़मेर के अंदर गधों की संख्या। पोल्ट्री की बात करें, अगर हम मुर्गी की बात करें तो सबसे मैक्सिमम अजमेर के अंदर। इस फैक्ट पर लेटेस्ट राजस्थान ने एक क्वेश्चन पूछा सीधे सीधे कि अकॉर्डिंग टू लाइव स्टॉक सेंसस 2019 की जो पशुधन गणना है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा गोवंश वाला जिला, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा, द सेकेंड हाईएस्ट नंबर पूछा है, सबसे सेकेंड हाईएस्ट नंबर जो है किसका है। तो अभी हमने देखा कि अगर हम गोवंश की बात करें तो फर्स्ट रैंक बीकानेर की है, लेकिन सेकंड किसकी है, जोधपुर की। तो सेकंड रैंक जोधपुर के अंदर। इस क्वेश्चन को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि केवल फर्स्ट रैंक नहीं, जैसे यहां से अभी लेटेस्ट में 2 क्वेश्चन कि कौन सी फसलों में राजस्थान फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है।
वो तीनों डेटा वहां से पूछा, तो केवल आप हाईएस्ट देखेंगे, केवल उससे काम नहीं चलेगा। हाईएस्ट के साथ में आप फर्स्ट सेकंड रैंक तक भी उसे देखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ, फैक्ट को थोड़ा सा डेप्थ में पूछेगी आरपीएससी। यहाँ पे पूछा दूसरा सबसे ज्यादा, पहला नहीं, पूछा था दूसरा सबसे ज्यादा। तो जोधपुर में सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट, जोधपुर के अंदर सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट गोवंश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था इकोनॉमिक रिव्यू का, जो फर्स्ट चैप्टर था, इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितना फैक्ट्स हैं उसके सप्लीमेंट्री और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, हमने पशु मेले डिस्कशन किए जहां से क्वेश्चन बनता है, ब्रीड्स डिस्कशन किए वो क्वेश्चन मिलता है, और कुछ और पॉलिसीज जो हैं वो हमने डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये इजीली समझ में भी आया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद में हम क्लास थर्ड के अंदर जो सेकंड चैप्टर है हेल्थ एंड वेलबींग वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।